गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा सिलेबस एंड इनके मार्किंग के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। लॉ का पेपर्स जो बिजनेस लॉ है आपका, वहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके लॉ पेपर्स में 60 मार्क्स का जो है सो ये आपका 60 मार्क्स का है। इसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25% to 35% टू वेटेज है। इसका मतलब हुआ 20 मार्क्स, 18 to 20 मार्क्स आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछे जाएंगे सवाल। 60 में से 20 मार्क्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को अलॉट किया गया है। एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 20 to 25, तो 60 का 25 कितना होगा? 15। तो यह सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका 15 मार्क्स का है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी 20 to 25 15 मार्क्स का। लाइव चल रहा है। क्या हुआ? क्या लाइव चल रहा है? क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं सर। क्या बोले? लाइव चल रहा है यूट्यूब पे? क्या लाइव चल रहा है? नहीं सर, वो मेरे भाई का क्लास चल रहा है ना, वो बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और कंपनीज एक्ट भी जो है सो आपका 15 to 20 मार्क्स का होगा। तो ये 12 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपका एलोकेशंस है और इसी तरह से आपको सिलेबस पे फोकस करना है। आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, बेसिकली पूरे कंसेप्चुअल्स है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद केस लो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी जो मैं जिस टेक्निक से आप लोगों को बताता हूं, आप लोग कंफर्टेबल हैं कि थोड़ी सी चेंज करने की उसकी जरूरत है? कुछ आवाज नहीं है। देखिए, लास्ट क्लास में आपको हम बात कर रहे थे असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एग्जांपल लिया था, खासतौर से LIC जो है आपके डेथ के बाद या तो आपका जो नॉमिनी है उसी को पे होगा, या आपका जो लीगल हायर्स है उसी को अमाउंट पे होगा। लेकिन कभी कभी जब हम बैंक के पास जाते हैं, लोन लेना होता है, तो बैंक कहती है जो आप LIC पॉलिसी को हमारे नाम में, हमारे इन फेवर ऑफ असाइनमेंट कर दीजिए। और जब तक आप लोन पे नहीं करते हैं या किसी कारणवश आप नहीं रहते हैं दुनिया में, तो उस केस में उस LIC पॉलिसी से जो पैसा आएगा वह पेमेंट करने में, लोन अमाउंट को रिपे करने में यूज होगा। तो दिस इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? LIC का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? LIC का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? देखिए, LIC जो भी हम कराते हैं, पॉलिसी जो लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें 2 पार्टियां होती है। एक पार्टी होता है इंश्योर्ड और दूसरा पार्टी होता है इंश्योरर। तो इंश्योर्ड किसको कहते हैं? जिसका लाइफ इंश्योर्ड कराया गया। और इंश्योरर होता है जो कंपनी ने पॉलिसी प्रोवाइड की है। तो LIC के अंदर में जनरली 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, अगर अदर नॉमिनी वगैरह है, बट प्रीमा फेसी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड होते हैं। और हम किसी
इसी पॉलिसी को जो हमारे बीच हुआ है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच हुआ है, इस पॉलिसी को असाइनमेंट बैंक के फेवर में जब किया जाता है, तो इसका जो बेनिफिट है, इंश्योरेंस का बेनिफिट किसको मिलना है? इंश्योरर को मिलना है। तो व्हेन बेनिफिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, इस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो असाइन कर दिया जाता है किसी दूसरे के फेवर में थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे इंश्योर्ड और असाइनी के बीच में कोई कंसिडरेशंस नहीं है, फिर भी यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अभी हम लोग टॉपिक कौन सा स्टडी कर रहे हैं? सूट बाय थर्ड पार्टी। सूट बाय थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन होगा? बैंक। बैंक, बिल्कुल सही। अब एक्नॉलेजमेंट और एस्टेपल, इसका मीनिंग समझते हैं। एस्टेपल होता क्या है? जब हम पार्टनरशिप करने जाएंगे वहां पे इसको विस्तृत में समझाया गया है, अभी थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहां पे क्या है, मिस्टर अनुराग और मिस हिमांशु, ये दोनों किसी फर्म के पार्टनर हैं। ये दोनों एक बिजनेस चलाते हैं जिसमें ये दोनों पार्टनर हैं। और एक मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग के अंदर में ऋतिक भी था, और मिस्टर ए और हिमांशु ऐसा बात कर रहे हैं, या ऋतिक अपने आप को प्रतीत होने दे रहा है, कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। ऋतिक अपने बिहेवियर से ऐसा मालूम होने दे रहा है जो यह मिस्टर ए और एच का भी पार्टनर है, और मिस्टर ए और एच एक जो फर्म है वह कॉन्ट्रैक्ट एक नए बंदे के साथ, थिंक सुप्रिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशंस में ऋतिक ऑल्दो ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ सच फर्म, बट उसने बाय कंडक्ट एक्नॉलेज किया है जो ही इज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी। तो ऐसे कंडीशंस में बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, अगर तो सुप्रिया ने ऋतिक के कंडक्ट पे, ऋतिक को जानती थी और इसने कॉन्टैक्ट कर लिया मिस्टर ए और एच के बीच। अगर मिस्टर ए एंड एच फेल्स टू परफॉर्म, तो इन सच ए कंडीशंस ऋतिक विल बी लायबल एंड सुप्रिया विल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम ऋतिक। तो इस केस में यही था, एस्टेपल में यही होता है, हम किसी को कंडक्ट के द्वारा प्रतीत होने देते हैं जो हम एजेंट हैं या पार्टनर हैं। आई समझ में? यस सर। ओके, यस सर। तो यहां पे भी थर्ड पार्टी देखिए कैसे सुप्रिया एक थर्ड पार्टी को कैसे सूट फाइल किया गया। दूसरा, इन द केस ऑफ कविनेंट रनिंग विद द लैंड, अक्सर ऐसा होता है जो हम थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट किसी का लैंड परचेज करते हैं, और जो लैंड परचेज करता है उसको नोटिस रहता है द ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड। कविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड, एक ओनर है जिसके पास टू पीस ऑफ लैंड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एडजेसेंट करने का मतलब होता है पास पास से, बगल बगल है। वन वाज एग्रीकल्चरल लैंड और इसने सोल्ड कर दिया था, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose. लैंड को बेचा इस पर्पस से
जो ये भाई एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे आप इंडस्ट्रियल काम नहीं करोगे, सो एज टू प्रोटेक्ट द अदर एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम पॉल्यूशंस। तो यह जो कंडीशंस है लैंड ओनर के द्वारा, जो बेच रहा है उसके द्वारा कंडीशंस इंपोज किया गया है, सच कंडीशंस इज अटैच्ड विद द लैंड, सो whosoever is the successor of the land has to be abide by it। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जो एग्रीमेंट हुआ, यह क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। एंड ऑल सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला। अभी इसी पे ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अनुराग एक पीस ऑफ लैंड बेच रहा था हिमांशु को, और उसमें कंडीशन इंपोज कर दिया। अनुराग जब लैंड बेच रहा था तो हिमांशु को तो कंडीशंस इंपोज कर दिया, जो भाई इसको आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना है। फर्दर हिमांशु ने इस लैंड को बेच दिया ऋतिक को। तो अब ए ने जो कंडीशंस इंपोज किया था भाई एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होगा, तो यहां पे एनीवन जो भी आसपास में लैंड है, although he is not party to the contract, he can file the suit against, अगर ऋतिक मान लो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड को यूज करता है, तो एनी कैन फाइल द सूट। अभी तुम्हारा चार्ज नहीं हुआ फिर सर उसके एग्रीकल्चर जो अगल बगल में जो एग्रीकल्चर लैंड है वही करेगा फाइल सूट। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सूट कौन फाइल करता है, जिसका इंटरेस्ट होगा। यस सर। कोई तो अमेरिका से आके नहीं ना करेगा भाई, उसको क्या मतलब है। ऑलवेज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सम तो इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसको आप सूट क्यों कोई फाइल करेगा। मान लीजिए आपके पास कोई मतलब उससे हानि नहीं हो रहा है, आपको कोई मतलब, अगर ऑल्दो आप अगर PIL फाइल करते हैं, आप एक एक्टिविटिस्ट हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज कोई लिटिगेशंस लेना चाहता है क्या विदाउट इन्वॉल्वमेंट? तो जिसको नुकसान होगा वही ना सूट फाइल करेगा। यस सर। और ऑल्दो आज क्या है, हम लोग बचना चाहते हैं सूट फाइल से, तो बचना चाहते हैं ना, जो हर कोई बचना चाहता है। तो एक केस लॉ भी क्लियर है, जो थर्ड पार्टी के द्वारा सूट कब फाइल कर सकता है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एस्टॉपल एक्नॉलेजमेंट है, या आपका कविनेंट रनिंग विद द लैंड, उस लैंड के साथ कोई एग्रीमेंट अगर पहले से रन कर रहा है, तो थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फाइल द सूट। एक है एजेंट। एजेंट होता क्या है, पहले हम लोग जब फाउंडेशंस में पढ़े थे, दैट टाइम एजेंसी बोल के एक चैप्टर हुआ करता था, बेलमेंट प्लेज हुआ करता था। बट यह सब जो टॉपिक है आपको इंटर लेवल में डाल दिया गया, और यहाँ पे सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया। एजेंसी क्या होता है वो बताते हैं आपको। एजेंसी का मतलब कोई बच्चा समझता है तो मेरे को बताएगा। एनी स्टूडेंट्स, एजेंट किसको कहते हैं? जो जिसके बदले में काम करता है उसको एजेंट बोलते हैं। हाँ, जिसके बिहाफ पे। तो देखिए पहले जो है सो एजेंसी लोग लिया करते थे, तो उस एजेंसी में क्या, जैसे कंसाइनमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट्स में कंसाइनमेंट पढ़े हैं आप लोग? नहीं सर, अभी नहीं पढ़े। पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 में है। फाउंडेशन में भी होगा, सिलेबस में फाउंडेशन में है कि अभी नहीं है? हाँ सर है, अभी नहीं। हाँ, नहीं, अच्छा ओके। तो कंसाइनमेंट भी जो बिजनेस होता है वह एजेंट का ही बिजनेस होता है। अब होता क्या है इसमें समझते हैं पहले। अभी तो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है, बट अभी भी है। अब रेलवे की जो टिकट, जितने भी एजेंट होते हैं वो किसके भी आप में काम करता है? रेलवे के भी आप में काम करता है। और टिकट वो ऑथोराइज्ड होता है, और
टिकट काट के कस्टमर को देता है। इससे भी ज्यादा अभी जो एजेंसी के आप जगह जगह देखते हैं, एसबीआई बैंक के छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, एसबीआई का जो खुला हुआ रहता है, ब्रांच। नहीं एसबीआई नहीं, ब्रांच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। ब्रांच तो एसबीआई के खुद के द्वारा हुआ उसके एम्प्लॉय होते हैं, बट गांव घर में अभी एक नया सिस्टम चला है जिसको कियोस्क क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं, जहां पे आप आधार के थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं, उनका सेंटर जो होता है, जैसे कैफे। छोटा छोटा ऑफिस होता है। क्या नाम बोलते हैं उसको? साइबर कैफे सर। नहीं साइबर कैफे नहीं, साइबर कैफे तो एक अलग चीज हुआ, वह बैंक का ही यूनिट होता है, वो प्रॉपर्ली लगा के रखता है एसबीआई, बट वो फुल फ्लेज फंक्शंस नहीं होता है। सर ग्रामीण बैंक भी होता है। नहीं यार, मैं जब एसबीआई का नाम कर रहा हूं तो एसबीआई का बात कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं उसके अंडर में फंक्शंस करता है। ग्रामीण बैंक सेपरेट बैंक है। आप लोग गांव में नहीं इसलिए नहीं मालूम है, जो बच्चे गांव के होंगे तो उन्हें पता है होगा, जो छोटे छोटे जगह पे अभी एसबीआई क्या होता था, कस्टमर को दिक्कत होती थी तो एक फैसिलिटी दिया, वो क्या करता है ना, फ्रेंचाइजी देती है एसबीआई बैंक कुछ लोगों को छोटे बेसिस पे बैंकिंग की कुछ सर्विसेज, मतलब छोटे छोटे अमाउंट 2000 3000 या कुछ पैसे डालने हैं महिलाओं को, वो शहर में नहीं जा सकती है। क्या बोले? ग्राहक सेवा केंद्र। बिल्कुल सही, वो ग्राहक सेवा केंद्र जो है, उसका ग्राहक सेवा केंद्र, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राहक कस्टमर सर्विस सेंटर, सीएससी, राइट, बिल्कुल सही। हाँ बस नहीं केयर नहीं बोलता है, सीएससी इसको बोला जाता है। ये जो सीएससी एसबीआई का आप जगह जगह देखेंगे, छोटे छोटे जगह पे गांव में सीएससी, तो ये फुल फ्लेज बैंक नहीं होता है। ये जो होते हैं ना एजेंट होते हैं एसबीआई बैंक के, ये लोग एजेंट होते हैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को यह सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और इसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। जो भी सीएससी सेंटर होते हैं एसबीआई बैंक के द्वारा ऑपरेटिव नहीं होता है, ऑल्दो उसका कुछ कनेक्टिविटी उसको मिलता है, बट सेपरेटली हैंडल बाय सीएससी, और उसके बदले में जो भी वो ट्रांजैक्शन उस सीएससी सेंटर पे होता है उसके बदले में उस सेंटर को कमीशन मिलता है। ऐसे तो ये जो एसबीआई बैंक और सीएससी के बीच में जो एग्रीमेंट है, तो सीएससी इज फंक्शनिंग एज एजेंट एंड एसबीआई इज प्रिंसिपल। क्लियर? और भी आगे बढ़ते हैं इसमें। आप जैसे पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाते हैं? यस। यस अच्छा लगता है? अब खाते हैं? नहीं अब नहीं खाता। अभी नहीं खाना छोड़ दिए हैं? कहाँ छोड़ दिए हैं? सर अभी सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा, सिचुएशन डर से नहीं खाते हैं। यस सर। तो आपने कभी सोचा ये जो पिज्जा के जितने भी सेंटर हैं जगह जगह जो होते हैं, तो क्या ओनर खुद से ऑपरेट करता है या वहां पे फ्रेंचाइजी होता है? फ्रेंचाइजी होता है। बड़े बड़े सिटी में पिज्जा का जो मेन मालिक है कौन है पता है? इंडिया में पिज्जा ब्रांड तो इंडियन ब्रांड है नहीं, पहली बात अमेरिकन ब्रांड है। इंडिया में जुबिलियंट बोल के कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उसने पूरी इंडिया में फ्रेंचाइजी लेके रखी है और यह पूरे इंडिया का बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। जुबिलियंट फूड एंड सर्विसेज लिमिटेड बोल के है, यह लिस्टेड कंपनी है। तो ये जितने भी ब्रांचेज होते हैं ना, तो कुछ डायरेक्टली कंपनी के द्वारा ऑपरेटिव होता है और कुछ जो है सो सारे एजेंट लोग मीन्स फ्रेंचाइजी दे दी जाती है। तो ये जितने भी यूनिट है वो क्या है, एजेंट है। और अगर वह पर्टिकुलर ब्रांच अभी रिसेंटली डोमिनोज या फिर ऐसे को लेके कुछ इश्यूज खड़ा होता है, उनका जो डिलीवरी एजेंट है कुछ रॉन्ग डूइंग्स मिसबिहेव्स करता है, तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल इन दैट कंडीशंस? प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो अगर एजेंट ने कोई काम कर दिया ऐसा, मतलब रॉन्ग फूड सप्लाई कर दिया, क्योंकि पिज्जा को आप समझ के जा रहे हैं ना, पिज्जा एक ब्रांड है, आपके माइंड में पिज्जा है और क्वालिटी मेंटेन नहीं करता ये, तो आप किस पे केस करेंगे? आप एजेंट पे भी कर सकते हैं
प्रिंसिपल भी कर सकते हैं, या इस एजेंट के द्वारा फूड की सप्लाई किया गया बट किसी मैरिज पार्टी में, बट पेमेंट नहीं मिलता है, तो इस केस में प्रिंसिपल जो है सो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है उनके एजेंट के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। या फिर आपका फ्लाइट को जो टिकट्स करते हैं फ्लाइट के एजेंट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड थ्रू एन एजेंट, तो उस केस में जो प्रिंसिपल्स होता है कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय हिज एजेंट्स। हाँ, लेकिन एक बात है, एजेंट्स अपने स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, उसका जो अथॉरिटी है मतलब जो पावर है उसके अंडर में ही काम किया है। क्लियर? आप लोग हाँ ना बोलने में इतनी कठिनाई क्यों होती है भाई? मैं बकता रहता हूं और आप लोग चुप रहते हैं। यस सर। फिर मुझे कैसे समझ में आएगा आप लोग सुन पा रहे हैं, आवाज सही जा रहा है? बीच बीच में मैं टोकता हूं जो कम से कम एटलीस्ट मुझे मालूम चले आवाज टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है भाई। कोई डाउट वगैरह है या आगे बढ़े? सर हमको बार बार क्लास से आगे बाहर चलिए। क्यों फेंक दे रहा है? देखिए आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, क्लास वही मैं देख रहा था, क्लास से बाहर आपको फेंक दे रहा है। तुम्हारा नेटवर्क क्या है, कौन सा नेटवर्क है? सर क्या हुआ, सुबह में बहुत आंधी बारिश हुई इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है आज। अच्छा, तो तुम्हारा नेटवर्क क्या है, कौन सा है? फिर तुम निकल। सर जियो है सर, लेकिन अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। हाँ, तो वहां नेटवर्क के इशू की वजह से हो सकता है, तो तुम उसको एक क्या है ना ऐप जो है चेक करने का, टेस्ट करने का, वो ऐप इंस्टॉल कर लो तो नेट उससे पता चल जाएगा जो आखिर क्या दिक्कत हो रही है। ओके सर। ठीक है, वीडियो सुन लेना। अब एक नया टॉपिक को लेके हम जो बात करेंगे, पहले भी मैंने कहा था, और सिंपल इस क्लास का ही मतलब था जो कंसिडरेशंस, और जैसा कि हम जानते हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशंस का होना जरूरी है। और अभी तक हम लोगों ने कंसिडरेशंस को समझा, थर्ड पार्टी सूट का फाइल कर सकता है। अब हम लोग अभी जो देखेंगे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशंस भी वैलिड होते हैं। जनरली विदाउट कंसिडरेशंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशंस, तभी क्या होगा? तभी एग्रीमेंट वैलिड होगा। ओके गुड। एग्रीमेंट इक्वल टू कंसिडरेशन प्लस प्रॉमिस। कंसिडरेशन। ओके, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशंस, गुड। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे परिस्थिति हैं, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, यहां भी एक्सेप्शन है। विदाउट कंसिडरेशंस कुछ ऐसे एग्रीमेंट है, और यह बात करता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करती है, जैसे सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 25 हो गया, ये सब बड़ा ही वार्निंग सेक्शन है। सेक्शन 10 कहता क्या है, सॉरी सेक्शन 25 कहता क्या है? जनरली एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशंस इज इंपॉर्टेंट, एंड ए कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी इन्फोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशंस इज देयर। अभी तक पढ़ते आ रहे थे। हाउएवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल। जो अभी रूल हम लोग पढ़ रहे थे ना, विदाउट कंसिडरेशन जो है सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, इसका एक्सेप्शन भी है। और कुछ केसेज हैं, द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशंस विल बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट देखिए, इसका जगह हर जगह होता है, इसका स्थान नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। तो ये जो बात कर रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, ये जो अनुराग और हिमांशु के बीच में था, या कोई और नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के बीच बारे में बात कर रहे हैं? अनुराग ने प्रपोज किया हिमांशु को, तो क्या ये नेचुरल लव एंड अफेक्शंस था? जल्दी से अनुराग हिमांशु बता भाई, तुम दोनों के बीच क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शंस था या कुछ और था? यस सर, यस, नेचुरल लव। No, this was not natural love and affections.
जब तक आप दोनों शादीशुदा नहीं हो जाते हो, टिल टाइम यू आर नॉट नेचुरल नहीं है वो। अगर नेचुरल होता तो कितने लव होते हैं, कितने लव खत्म होते हैं, नहीं होते हैं क्या? होते हैं सर। नेचुरल लव का कहने का सिंपली मीनिंग होता है एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति, दादाजी का पोता के प्रति, नाना का नाती के प्रति। दिस इज ए नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। और रिलेशनशिप के द्वारा नेचुरल लव एंड अफेक्शंस आया है। बट अभी ऐसा भी हो सकता है अनुराग और हिमांशु के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप हो सकता है। जब तक आप मैरिड नहीं होते हैं वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहा जाएगा? नो सर। हाँ, नो सर। अब चलिए ठीक है, कबूल कर लिए बहुत जल्दी, हमें संतुष्टि हुई। तो नेचुरल एंड लव एंड अफेक्शन जो आता है यह रिलेशनशिप्स के आता है। सेक्शन 25 कहता है यह नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा होना चाहिए बिटवीन दी पार्टी। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, और आगे और भी क्लियर कर दिया। नियर रिलेशनशिप होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, नियर रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो विदाउट कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब नियर रिलेशनशिप जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, अब राहुल गौतम दो भाई है, राहुल गौतम दो भाई है। अब इसके दादाजी जो हैं मान लो जॉब में है, पिताजी सर्विस में नहीं है, और ये राहुल गौतम दादाजी को सर्विस देता है, दादाजी को खुश रखता है। तो दादाजी जब जाने का वक्त आया इनका, तो दादाजी के पास कुछ लैंड था, उनके नाम में था। उसने राहुल गौतम को लिख दिए। अब कुछ समय बाद दादाजी एक्सपायर कर गए, सब कुछ सही चल रहा था। अब इसका जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई की पत्नी बोला, अरे आपके पास जमीन नहीं है, और देखिए राहुल के पास 1 एकड़ लैंड है, और वो भी दादाजी वाला लैंड है, आपको नहीं मिला। और देखिए इसमें एग्रीमेंट में कंसीडरेशंस नहीं है, इसको चलिए हम लोग कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। जो भाई सिंपली बोला गया है, जो विदाउट कंसीडरेशंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में भी वैलिड नहीं है। दादाजी को तो कुछ दिया ही नहीं था राहुल। तो कोर्ट ने कहा राहुल के बड़े भैया को, सुनो जनाब, कुछ एक्सेप्शन भी है, और यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसा है जो नेचुरल लव एंड अफेक्शंस है, नियर रिलेशनशिप है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यह एग्रीमेंट वैलिड है, हम इसको खारिज नलिफाई नहीं कर सकते। तो पहला बात नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, दूसरी बात इन रिलेशनशिप, तीसरी बात राइटिंग। रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इन नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। बातों बातों में नहीं होगा चलेगा भाई, राइटिंग में होना चाहिए, और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। तो राहुल पढ़ लिया था, चला गया दादाजी को लेके कोर्ट में, रजिस्ट्री ऑफिस, और एकदम बजाबते से रजिस्टर्ड करवा लिया। तो देखो मतलब कुछ पढ़ाई अभी जो कर रहे हो ना तुम, जीवन में कितना काम आने वाला है। राहुल, यस सर। दादाजी को लेके चले जाना, लॉकडाउन खुलता है, दादाजी को लेके चले जाओ, बोलो दादाजी वो पेपर पे साइन कर दीजिए। लेके जाएगा दादाजी को? नो सर, दादाजी खुद बोले तुम ही लोग के नाम कर देंगे। अच्छा तुम ही लोग के नाम कर देंगे, अच्छा दादाजी बोल दिए। चलिए, तो ये समझ में आया, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। आप सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोल देंगे उससे काम नहीं चलेगा, बोलना होगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए। 4 बातों का कंडीशंस फुलफिल करता है तो विदाउट कंसिडरेशंस भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल वही है, इस एग्जाम्पल को फिर से मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं, आप लोग इसको रीड करेंगे, बट एक मैंने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे दिया है।
ये बोल रहा है पास्ट वॉलेंटरली सर्विस। इसका मीनिंग समझते हैं? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज। आज में कोई सर्विस परफॉर्म किया होगा। कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे कोविड जैसे सिनेरियो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वॉलेंटरली सर्विस दे रहे हैं विदाउट, अभी मान लीजिए रिलायंस कंपनी है या बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसा का सर्विस दे रहे हैं। तो अभी वो पास्ट वॉलेंटरली मतलब अभी सर्विस दे दियो। और क्या होता है 2 इयर्स 3 इयर्स बाद वह व्यक्ति को लगता है नहीं, हमने सर्विस अवेल किया था पास्ट में, उसके बदले में मुझे कंपनसेशन कर देना चाहिए सामने वाले को। तो अब वह जाके उसको प्रोमिस करता है, प्रोमिस टू कंपनसेट होलली, मतलब फुल्ली, जो भी पास्ट वाली सर्विसेज थी या इन पार्ट, who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। तो राइट नाउ यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, बट पास्ट में सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी और एज ए करंट में आप उसको कंपनसेट करने के लिए राजी होते हो। तो अब क्या हो गया, अब बाइंडिंग हो गया क्योंकि आपने प्रोमिस कर दिया। तो इन ऑर्डर दैट ए प्रोमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विस बी बाइंडिंग, वहां पे भी कुछ फैक्टर्स मस्ट बी एग्जिस्ट। तो जो सर्विस है, मान लीजिए अभी डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं विदाउट एनी मनी। पहला बात, वॉलंटरी सर्विस होना चाहिए, इच्छा से होना चाहिए। और जो सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर, ऐसा नहीं किसी और के लिए नहीं, प्रोमिसर जो प्रोमिस कर रहा है उसको वह सर्विस मिला हो, तो वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। दूसरा, तो यहाँ पे जो वॉलंटरी सर्विस कौन होगा, वॉलंटरी सर्विस जो प्रोवाइड किया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑफर, ऑफरी बोलेंगे बेटा, क्योंकि जो तो आके बोल रहा है जो हम पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए आपको, तो वो तो ऑफरर हो गया ना। बात नहीं समझ में आई? देखिए, पास्ट वॉलंटरी सर्विस हुआ था, लेकिन आप अभी प्रोमिस करते हैं टू कंपनसेट। कौन करेगा, जिसने सर्विस अवेल किया। तो जिसने सर्विस अवेल किया वो प्रोमिसर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जाके कर रहा है, जिसने वॉलंटरी सर्विस दिया था, तो अभी के समय में वो ऑफरी हो गया। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस होना चाहिए, रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर होना चाहिए, एंड द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वेर रेंडर्ड। जब सर्विस रेंडर हुआ था उस समय में प्रोमिसर जो है सो इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। और प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपनसेट द प्रोमिस, और यहां पे हुआ ही है। तो आप इंटेंट, इरादा करते हैं जो हम कंपनसेट करना चाहते हैं। अभी देखिए, सुप्रिया जो है सानिध्या का वॉलेट खो गया। सुप्रिया फाइंड सानिध्या वॉलेट, पर्स, और गिव्स इट टू हर। सुप्रिया को पर्स मिला सानिध्या का, और उसने वापस कर दिया सानिध्या को। बात ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस था। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स सानिध्या प्रोमिस टू गिव सुप्रिया 10,000। आफ्टर सम टाइम्स सानिध्या promised to give Supriya 10,000 and now this is a valid contract। तो यहाँ पे अभी सानिध्या जो है सो ऑफर दे रहा है किसको, सुप्रिया को। तो सुप्रिया ऑफरी हो गया, एक्सेप्टर हो गया, एंड सानिध्या इज ऑफरर।
दूसरा वाला केस लो, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार समझते हैं? नहीं सर। लिमिटेशन से पहले टाइम बार क्या होता है? एक लिमिटेशन होता है। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो सर्टेन टाइम में आपको वापस कर देना है, या वो व्यक्ति नहीं देता है तो विद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स उसकी वैलिडिटी पीरियड होती है, आपको सूट फाइल करना है। तो ऐसा हुआ, मान लीजिए अनुराग ने हिमांशु को 1 लाख रुपया दिया, और हिमांशु से जब भी अनुराग मांग रहा था तो बोला ठीक है देंगे देंगे, इस तरह से करके मैटर जो है सो 2 इयर्स बीत गया और हिमांशु ने पैसा नहीं दिया। तो अब ये डेट क्या हो गया? टाइम बार डेट हो गया। अब कोर्ट के पास जाएगा अनुराग तो कोर्ट अनसुना कर देगा, बोलेगा भाई यहां पे लिमिटेशंस क्रॉस कर गया है। लेकिन किसी तरह से अनुराग हिमांशु को राजी करता है या हिमांशु राजी होता है, जो हम हिमांशु बोलता है भाई टाइम बार डेट तो को बोलता है जो हम आपको पे करेंगे, जो हमें अब 6 मंथ्स का और टाइम दीजिए और हम पे करेंगे, वो रिटर्न में पे मतलब प्रोमिस कर लेता है। तो प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट, तो जो 2 साल के बाद वैलिड नहीं था, अब क्या हो गया? कोर्ट उसको कॉग्निजेंस में ले लेगा, क्योंकि लिमिटेशंस पीरियड क्रॉस करने के बाद हिमांशु ने प्रोमिस कर दिया। तो प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट वेर ए प्रोमिसी इन राइटिंग signed by the persons making it or by his authorized agent is made to pay a date barred by limitations, तो it is valid without considerations। तो अभी हिमांशु को तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, ये तो बहुत पहले मिला था, उसके बदले में ये अभी जो है सो प्रोमिस कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट विदाउट कंसिडरेशंस वैलिड होएगा। एग्जांपल देखते हैं। देखिए अनुराग नहीं, यहाँ पे हिमांशु इज इंडेप्टेड टू सी यहां पे एक ऋतिक है 60,000। एक इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, सेम एग्जांपल है अनुराग एंड हिमांशु। तो यहां पे एच हो जाएगा, हिमांशु इज इंडेप्टेड अनुराग फॉर 60,000, बट ये डेट क्या हो गया? बार्ड बाय लिमिटेशंस एक्ट। तो आगे चल के एच जो है सो साइन करता है एक रिटन प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस बट इनफोर्सेबल। तो हम लोगों ने देखा विदाउट कंसिडरेशंस भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो पहला क्या था? नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, उसमें कंडीशन है नेचुरल लव एंड अफेक्शंस। और क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंपनसेशन फॉर पास्ट परफॉर्मेंस सर्विसेज। नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में कई और पॉइंट्स थे, चारों पॉइंट्स बताइए। Natural love and affection between the parties. और Near relationship. ओके, It must be right. राइटिंग होना चाहिए। और रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए। गुड। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनसेशन for past voluntary services. फास्ट वॉलंटरी सर्विस क्या होता है समझ में आया। और अभी हम लोग टाइम बार डेट पढ़ रहे थे। अब आते हैं एजेंसी। देखिए एजेंसी, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे, एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंसिडरेशंस का होना जरूरी नहीं होता है। एसबीआई और एसबीआई और कस्टमर सेवा केंद्र CSC, तो एसबीआई बैंक और सीएससी के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कोई कंसिडरेशंस नहीं था। बाद में कमीशन मिलेगा, सीएससी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस भी जो होता है वो वैलिड होता है। और सेक्शन 125 जो है सो कंसिडरेशंस के बारे में डील करता है। तो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी।
क्लियर? Yes, sir. यस सर, ओके, अब आते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट समझते हैं? यस सर, तोहफा। तोहफा, तोहफा मिला है आपको क्या? यस सर, बहुत बार। बहुत बार मिला है। हिमांशु दिया है क्या? हिमांशु दिया है क्या? अनुराग, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। यस सर, यस सर। हिमांशु से गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है? यस सर, मिला है ना। अच्छा, मिला है, इसीलिए प्रपोजल कर दिए, प्रपोज कर दिए। सर प्रपोजल नहीं सर, बर्थडे गिफ्ट। अच्छा, बर्थडे गिफ्ट दिया है। देखिए, तो अब यही जो गिफ्ट था, अब बर्थडे में गिफ्ट बच्चे को मिल गया। अब सोचो, अनुराग ने हिमांशु को प्रपोज किया, या किसी कारण दोनों के बीच में अनबन हो गया, और हिमांशु ने आज के डेट में अनुराग को गिफ्ट दिया था, विदाउट कंसिडरेशंस था। 6 महीने के बाद दोनों के बीच में अनबन हो गया। अब हिमांशु बोलता है अनुराग को, भाई वो जो गिफ्ट दिया था ना, हम वापस कर दे। तो उसका दलील देता है, भाई कंसिडरेशन तो था नहीं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था। और कोर्ट में पहुंच जाता है हिमांशु उस गिफ्ट को वापस लेने के लिए। तो कोर्ट कहता है, बच्चा सेक्शन 25 को जाके देख इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तुम फाउंडेशन में पढ़ा होगा। अगर गिफ्ट कंप्लीटेड हो गया है, किसी को आपने गिफ्ट कंप्लीटेड होके दे दिया, अब उससे मांग नहीं सकते हो भाई। तो ऐसा होगा तो दुनिया में तो अंधकार हो जाएगा। कोई किसी को गिफ्ट देगा और दो मतलब उसके बीच में नहीं बनेगा, तो बोले भाई गिफ्ट वापस कर दे मेरे। लोग जीवन भर गिफ्ट ही वापस करते रह जाएंगे। गिफ्ट लेने में तो बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है, बट वापस करना पड़े तो फिर उस बाद फीलिंग आएगी। तो इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और इसको हम लोग इन फ्यूचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंसिडरेशंस उसको वाइड नहीं करा सकते हैं। जैसे डोनर एंड डोनी, अभी मान लीजिए कोविड के सिनेरियो में बहुत सारे कंपनी ने आके, अभी रिलायंस ने 1000 बेड का फ्री ऑफ कॉस्ट जामनगर के आसपास हॉस्पिटल बनाए हैं, और अभी मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे चल के बोलेंगे नहीं भाई हमको पैसा, को बोलेंगे पैसा दे दो। या कोविड में हम लोगों ने देखा था लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर जो कोविड जब हुआ था, तो बहुत सारे प्राइम केयर्स फंड में, पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे पैसा आया था। तो और बाद में वो वापस नहीं मांग सकता, जब भैया कंसेशन नहीं है वापस कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अभी तक 5 पॉइंट को देखा। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शंस था, टाइम बार डेट था, एंड पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज थे, एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अब आता है बेलमेंट। बेलमेंट समझते हैं क्या होता है? बेलमेंट, नो सर। मैं एक बोलता हूं, सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेलमेंट को डिफाइन करता है। बोलता है बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। सुनिएगा, मीनिंग बताना है आप लोगों को। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। When the purpose is accomplished, we return it or disposed of according to the directions of the persons who have delivered to them. आया कुछ मीनिंग? ये डेफिनेशन है सेक्शन 148 के अंदर में बेलमेंट का। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज accomplished we return or otherwise disposed of according to the directions of the persons who have delivered to them. कुछ मीनिंग क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? कभी भी नहीं आया? हाँ या ना? सानिध्य बताइए, क्या मीनिंग क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? सर नहीं समझ में आया। सुप्रिया?
सर पहली लाइन समझ, हाँ, जो भी जितना समझ में आया, मैंने जितना बोला। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा जो दूसरे लोगों को भेजा जाता है, गुड्स को भेजा जाता है कुछ पर्पस की वजह से। ओके, बिल्कुल समझ, भेजा जाता है। देखिए, अब मेरे पास मोबाइल है और यह मोबाइल मेरा काम नहीं कर रहा है। हम इस मोबाइल को लेके जाते हैं मोबाइल सर्विस सेंटर पे और बोलते हैं इसको रिपेयर करके आप हमको वापस कर दीजिए। एक ये होता है, ये भी बेलमेंट है। या घड़ी खराब है, या आप कपड़ा स्टिच करने के लिए दर्जी को देते हैं, दिस इज ऑल बेलमेंट। आप ड्राई क्लीनर्स को कपड़ा देते हैं, दैट इज ऑल्सो द बेलमेंट। तो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्पस। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है फॉर सम पर्पस। जब पर्पस पूरा हो जाए, मतलब घड़ी की रिपेयरिंग हो जाए, कपड़े की वॉशिंग हो जाए, तो आप वापस कर। लेकिन कभी कभी एक और भी बातें होती है। जब हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए शादी का फंक्शन है और एक सप्ताह के लिए फुल फैमिली कहीं जा रहा है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, और उसके पास काऊ है। आप अपनी गाय को अपने पड़ोसी को देके कहीं और चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो गाय जो है सो बछड़ा दे देती है। तो अब आप पड़ोसी आपका बोलेगा नहीं भाई, ये बछड़ा तो दिया था, इसमें तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, हम बछड़ा वापस नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है, जो बेलमेंट अगर किसी को हमने कुछ दिया है, ऑल्दो वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, हमने इस इंटेंशन से दिया है जो हमें वह वापस करेगा। तो बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। और जो डिलीवरी मेड होती है अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद द गुड्स विल बी आइदर बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्संस डिलीवरिंग देम। इसमें आपका जो एग्जांपल, उस एग्जांपल को देखते हैं। मिस्टर अनुराग hand over the keys of his godown to Mr. Himanshu, or as Mr. Y had deposited, Mr. Himanshu has deposited his goods in the same। समझिएगा, मिस्टर अनुराग ने हिमांशु को अपने गोडाउन का चाबी दे दिया है और हिमांशु अपना सामान भी उस गोडाउन में डाल दिया है। अब मिस्टर वाई gets possessions of the godown, मतलब मिस्टर हिमांशु gets possessions of the godown but not the ownership। ओनरशिप उसके पास नहीं है। आगे क्या होता है, as soon as मिस्टर वाई lifts, जब तक हिमांशु अपना गुड्स को वहां से रिमूव करे, तो he is liable to hand over the keys back to मिस्टर ए। जब वो अपना सामान वहां से रिमूव करता है तो गोडाउन का चाबी वापस कर देगा। ही इज लायबल टू हैंड ओवर द कीज टू मिस्टर ए अनुराग, क्योंकि सब काय वाले, मतलब जो बछड़ा वाली बात है, जब पड़ोसी वापस आ जाएगा तो भाई उसको दे दो। तो बेलमेंट, अगर बेलमेंट वहां पे कंसिडरेशन है या नहीं है। अक्सर होता है एक दोस्त दूसरे दोस्त को कार लेती है, कार की चाबी लेती है, जो भाई मेरे को यहाँ जाना है, या शादी में कार लेते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ही है कंसिडरेशन फिर वापस नहीं करेंगे, वापस तो करना है। अब आती है चैरिटी। अक्सर ऐसा होता है चैरिटी वाले में, अभी बहुत सारे लोग प्रोमिस कर रहे हैं, जो हम कोविड के लिए ये करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो इफ ए प्रोमिस अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑफ द प्रोमिसी ऑफ द पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, अगर कोई व्यक्ति ने प्रोमिस कर लिया है किसी मंदिर को, किसी संस्था को, जो हम इतने लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे चैरिटी के लिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और उसके बेसिस पे मान लीजिए मंदिर संस्था जो है ने कुछ प्लानिंग कर लिया है, कुछ ईट ब्रिक्स खरीद लिया है, तो अब वह जो बंदे ने प्रोमिस किया है ना, ही इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू पे फॉर सच अमाउंट। तो ऑल्दो यहाँ पे कंसेशंस नहीं है, फिर भी ये जो है सो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वैलिड है। एमसीक्यू आइए देखते हैं। सारे बच्चे अपने अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे।
ऋतिक आप भी कर लीजिए, सुप्रिया आप भी कर लीजिए। हाँ, अब पाला का जवाब दीजिए। सारे बच्चे कंफर्टेबल होकर रीड करेंगे और जवाब भी देते रहेंगे। सर सी होगा, मस्ट बी इल्यूजनरी। फॉल्स कौन सा है? यस सर, सी होगा। सी सी। अच्छा नहीं, हाँ सी, ओके बिल्कुल सही। ये तीनों जो है सो ट्रू है, मतलब प्रोमिसर होना चाहिए, मेमो फ्रॉम एनी पर्सन होना चाहिए और सम वैल्यू होना चाहिए। कंसिडरेशन इल्यूजरी नहीं होना, मतलब भ्रामक नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए, मतलब संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, सारे बच्चे एग्रीड, सी लॉक किया जाए। Yes, sir. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर प्रॉमिसर होगा। प्रॉमिसर होगा। The promise होगा. Considerations must move at the desire of the प्रॉमिसर। promiser. Okay. हाँ, आगे बढ़िए। ऑल ऑफ दिस। Sir, all of the above. डी होगा, ऑल ऑफ दी होगा। All of the above. Good. एक मिनट। हाँ, fourth one. वीडियो। सर बी सर होगा। समथिंग इन रिटर्न। बिल्कुल सी। Sir, B. 5, हाँ 5। सर नीचे कीजिए ना, और भी ऑप्शन देखें। हाँ, वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा नीचे कर दे, हाँ आ गया। गिफ्ट होना चाहिए। सर ए होगा उसका, कंपनसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विसेज। A होगा compensation for No involuntary. concessions, no con। देखिए यहाँ पे which of the following is not an exceptions, not an exception पूछ रहा है। अच्छा तो इन आप लोग का करना है ए। यस Yes, सर। sir. क्यों ए कहना क्यों है? सर वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में पढ़े थे। अच्छा और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये कितना ट्विस्टिंग है, एक वर्ड यहाँ पे देखिए। आप तो सिर्फ हो सकता है एग्जाम में हम लोग गलतियां करते हैं, वॉलंटरी है, लेकिन इसके आगे लग गया इनवॉलंटरी। क्लियर? सही है। सिक्स। तो सी होगा, पहले तो परफॉर्म हो जाता तब। हाँ बिल्कुल Yes, सही, sir, C होगा. बिल्कुल प्रायर टू द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एंड 7 का C होगा. वैलिड होगा। वैलिड होगा। क्यों यार, हम लोग तो पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन जो है वैलिड नहीं होता है। सर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे वैलिड हो। Section 25 में अंडर एक्सेप्शन में होता है. क्योंकि यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 25, अंडर सेक्शन 25, और अंडर सेक्शन 25 बात ही करता है जो हम वैलिड है विदाउट कंसीडरेशंस भी। ओके, एनी डाउट? इस चैप्टर में कुछ डाउट है क्या? हाँ बोलिए। अगर यहाँ अंडर सेक्शन 25 नहीं लिखा रहता तो इनवैलिड का ऑप्शन लगाते। हाँ तो वाइड का ऑप्शंस लगाते। तो वाइड तो उसमें ये दलील देते, सेक्शन 10 बोलता है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसीडरेशंस का होना जरूरी है, लॉफुल कंसीडरेशंस। और हियर कंसीडरेशन इज मिसिंग, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वैलिड नहीं है तो क्या है? वॉइड है। वाइड है। वाइडेबल कब होगा? जब कोअर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, कंसेंट नहीं होगा। फ्री कंसेंट नहीं होगा। इलीगल कब होगा? सर ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, या वह प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब कोई भी ऐसा कानूनी जो वह काम करना मना है,
मतलब बिहार में अभी मतलब शराबबंदी है तो जो बिहार, कानून में नहीं लिखा है वैसा। हाँ कानून में मना ही किया हुआ है, मतलब प्रोहिबिटेड, मींस एनीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और वैसा काम करते हैं तो वह इलीगल होता है, या इमोरल, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तीन चीजें हैं इलीगल होने के लिए, तीन चीजें, पहली बात प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या अपोज टू पब्लिक Immoral। पॉलिसी, या इमोरल। तीन फैक्टर्स थे वहां पे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस 2 है इसको आप लोग सेल्फ करेंगे, और इसका देखिए आंसर देने का तरीका दियो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपने से इसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कोई डाउट वगैरह है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को हम एंड करेंगे। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे कितने बजे? 11 बजे। आज इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है।